नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया नॉन स्टॉप एट 9 का। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पीएम मोदी के आवास पर आज बेहद अहम बैठक हुई। 8 दलों के 14 नेताओं ने अपनी बात इस बैठक में रखी, लेकिन बैठक से बाहर आते ही महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से अपना पाकिस्तान राग अलाप दिया। महबूबा ने यहां तक कह डाला कि महीने लगे या फिर साल, अनुच्छेद 370 बहाल करके ही दम लेंगे। महीने लग जाए या साल लग जाए, हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे। 3 घंटे के मैराथन मंथन के बावजूद महबूबा मुफ्ती की तलखी कम नहीं हुई। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने साफ किया कि अनुच्छेद 370 की बहाली और राज्य का दर्जा वापस मिलने तक वो सुकून की सांस नहीं ले सकती। जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे। चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए, हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती की तरह ही नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली को लाजमी बताया, लेकिन लगे हाथ ये भी कहा कि एक मुलाकात में दिल और दिल्ली की दूरी खत्म नहीं हो सकती। प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे इलेक्शन हो और एक चुनी हुई सरकार आ जाए और चुनी हुई सरकार जो है वहाँ के लोगों के लिए फिर फैसले लें। उन्होंने खुद माना कि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को कभी कबूल नहीं होगा। एक मुलाकात से ना दिल की दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी, कम होगी। हालांकि बीजेपी ने इस बैठक को जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया। बैठक से बाहर आने के बाद आखिर अंदर क्या चीजों पर चर्चा हुई, आपसे जानना चाहेंगे, बताएं। देखिए, बड़ी खुल के बात हुई है और मैं प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूँगा कि सभी लोगों ने अपने मन की जो बात थी वो रखी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने सभी को सुना और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र, भारत की अखंडता और भारत में संविधान के लिए जो है हम सब मिलके वहाँ शांति के लिए हम सब मिलके काम करें, इस प्रकार की प्रधानमंत्री जी ने अपील की है। 3 घंटे 40 मिनट की मुलाकात। सबसे बड़ा सवाल ये जानना है, क्या डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को वो जो गुप्तकार अलायंस है उसका समर्थन मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। देखिए, जो कंसेंसस है, लगभग इन बातों पर कंसेंसस था कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, वहाँ डिलिमिटेशन हो और फेयर इलेक्शंस हो। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के खत्म होने से सूबे के कई सियासी दल नाराज हैं, लेकिन पीएम मोदी की इस बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दिल्ली जम्मू कश्मीर से आने वाली किसी भी आवाज को अनसुना नहीं करेगी, सूबे की हर समस्या का निदान ढूंढेगी। आज की बैठक से किसी ठोस परिणाम की उम्मीद नहीं थी और नहीं ऐसा कोई परिणाम निकला, लेकिन जितने भी दल यहाँ इस बैठक में मौजूद थे, सबों ने कहा कि कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली होनी चाहिए, यानी कि चुनाव होने चाहिए। अब ऐसे में जबकि कुछ दलों ने ये कहा है कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था और जिसके तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीरियों को मिले हुए थे, वो वापस चले गए हैं और वो हमें वापस मिलने चाहिए। अब इन उम्मीदों को प्रधानमंत्री और सरकार कैसे पूरा करते हैं, देखने वाली बात ये होगी। कैमरामैन उमेश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। उधर बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया है। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बनेगी, राज्य में परिसीमन के बाद जल्द विधानसभा चुनाव होंगे। ये बड़ी खबर। दरअसल आज जो अहम बैठक हुई, उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह ट्वीट आया है और बैठक की कुछ फोटो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस ट्वीट के जरिए साझा की।
ये वो तस्वीरें हैं जो पीएम ने अपने ट्वीट में साझा की। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे और चुनी हुई सरकार मिलेगी। इधर इस मीटिंग को लेकर के खबर यह भी है कि इस ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं। यह बात सामने आ रही है कि बैठक में गुलाम नबी आजाद ने 5 मांगे रखी हैं। मीटिंग में सरकार के सामने हमारी तरफ से 5 मांगे रखी गई हैं। गुलाम नबी आजाद ने यह बात कही, तो आखिर क्या है वो 5 मांगे? इस पर गुलाम नबी आजाद से बात की हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने। स्टेटहुड की मांग थी, फुल फ्लैश स्टेटहुड की मांग थी, हमारी मांग इलेक्शन तुरंत कराने की मांग थी स्टेट के, हमारी मांग थी कश्मीरी पंडितों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और तुरंत कश्मीर वापस लेने का ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें हम सब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की। हम लोगों ने जो गारंटी सरकार को देनी चाहिए वहाँ की रोजगार की, नौकरी की और जमीन की। सर 370 पे कुछ बात हुई नहीं, वापस लेने की? अधिकतर पार्टियों में ऑलमोस्ट 80% पार्टीज ने उस पर बताया कि भाई अभी कोर्ट के विचाराधीन है और सब ड्यूस है। ये बात। प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक में किसने क्या कहा, क्या सुना, हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद हैं। गुलाम साहब, किसने क्या कहा, क्या सुना, क्या लबोलवाब है पूरी मीटिंग का? लबोलवाब का सबका मीटिंग है। सब चाहते थे स्टेटहुड होना, सब चाहते थे इलेक्शन करना, सब चाहते थे पॉलिटिकल डिटेन्यूज को छोड़ना। हमने मांग की थी इसके अलावा भी कश्मीरी पंडित के रिहेबिलिटेशन के लिए। तो मुद्दा इन्हीं 4-5 चीज़ों के और कश्मीर में वातावरण ठीक बनाना। तो उसके उत्तर में गृह मंत्री ने बताया हाँ इलेक्शन हम कराएंगे, स्टेटहुड भी देंगे और लेकिन पहले डिलिमिटेशन करेंगे। ये चीज़ें उन्होंने बताई और प्रधानमंत्री ने बताया कि वो इच्छा प्रकट की थी उन्होंने पिछले साल से, लेकिन मिलने की, इस तरह की मीटिंग करने की, लेकिन कोविड के कारण वो नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा कि बहुत गलत फहमियाँ हैं कश्मीर के बीच में और यहाँ के बीच में, उन दूरियों को नज़दीकियों में बदल देना है और सब ने मिलकर देश को बनाना है और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के साथ मिलकर कंधे के कंधा हम वहाँ जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये थे गुलाम नबी आज़ाद जो सर्वदलीय बैठक में शामिल थे और तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया, बताया कि क्या क्या बातें वहाँ कहीं सुनी गई, क्या प्रधानमंत्री ने कहा, क्या गृह मंत्री ने कहा। लेकिन धारा 370 का मुद्दा ज़रूर उठाया गया, उस पर भी जवाब गृह मंत्री ने दिया कि इसको कैसे करना है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो गुलाम नबी आजाद को आपने सुना, लेकिन उधर जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि कश्मीर की भलाई के लिए काम किया जाएगा और पीएम ने सभी नेताओं को इसका विश्वास दिलाया है। इस मीटिंग से निकलने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की तरफ से यह बात कही गई। रविंद्र रैना जी, रविंद्र जी प्रधानमंत्री जी के साथ बात संदर्भ में बहुत बड़े खुले मन से बातचीत की है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको दिलों की दूरी और दिल्ली की दूरी ये हम सबको मिलकर दूर करनी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर उनके परिवार के जैसा है और जम्मू कश्मीर 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर उनके घर के जैसा है और वो जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर एक वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर की जनता का भला हो। कुछ लोग 370 वापस चाहते थे, कुछ ऐसा कुछ आया? देखिए, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबकी बात सुनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी नेताओं से यह निवेदन किया है कि हम सबको मजबूत जम्मू कश्मीर के लिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को लेकर कार्य करना है। मजबूत जम्मू कश्मीर के लिए और मजबूत हिंदुस्तान के लिए काम करना। डिलिमिटेशन पे कुछ बात हुई सर? परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और जैसे ही उसकी कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद चुनाव प्रक्रिया देने के बाद तो विधानसभा ये थे रविंद्र रैना जी। इनका साफ कहना है कि
प्रधानमंत्री ने बात की है, सबों की बात सुनी है, सभी लोगों ने अपनी बात कही। जिनको 370 पे कहना था उन्होंने 370 पे भी अपनी बात कही, 35A पे भी कही। लेकिन सरकार की कोशिश ये है, केंद्र सरकार की कोशिश ये है कि दिल्ली और कश्मीर के दिल की दूरी कम होनी चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। और अब सुनिए कि बैठक के बाद पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर बेग ने क्या कुछ कहा। उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने। सर्वदलीय बैठक हुई, क्या अहम बात थी, बात करते हैं। सर, क्या अहम बातें वहाँ पे हुई और आप लोगों ने अपना पक्ष क्या रखा? प्रधानमंत्री साहब ने क्या बताया? ये एक सवाल है, ये एक सवाल है। ये तो 3-4 घंटे की मीटिंग है, तो मैं उसको सम अप करूंगा एक जुमले में। जो आपको बताना। देखिए, वहाँ पर इशू उठा एक आर्टिकल 370-35A, ये दोनों सब जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट में, और जो फैसला वो करेंगे वो बाइंडिंग होगा सब पे, है कि नहीं। दूसरा ये हुआ जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, और तीसरा हुआ स्टेटहुड के बारे में। चौथा इशू हुआ जो लोग डिटेन्ड है, कुछ फ्यू हंड्रेड होंगे या लेस देन 100 होंगे, वो एग्जैक्ट मुझे फिगर्स नहीं मेरे पास। तो उसमें जो टेररिज्म से इन्वॉल्व होंगे उनके लिए एक किस्म का ट्रीटमेंट होगा, जो टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन पॉलिटिकल डिसेंट होगा, तो उनके बारे में रिलीज करने के बारे में वो मीटिंग करेंगे। सर्वदलीय बैठक में कोई ऐतराज, कोई विरोध हुआ, कोई ऐतराज किया? नहीं, It was the most cordial meeting I have ever attended. प्राइम मिनिस्टर तो ये मुजफ्फर बेग साहब बता रहे थे सर्वदलीय बैठक में किस तरीके की बातें हुई। उनका कहना है कि बहुत ही प्लीजेंट यानी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, और 370 का मुद्दा भी उठाया गया, लेकिन उस पर यह चर्चा हुई कि उसको रिव्यू किया जाए, और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन पूरी तरीके से चुनाव, कश्मीर के डेवलपमेंट पे तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या बात कहा, उन्होंने कहा उनके प्रेस सेक्रेटरी बताएंगे। लेकिन लबोलवाब ये है कि सर्वदलीय बैठक से आने के बाद ये तमाम नेता यही बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहा और कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, 370 का मुद्दा उठा जरूर, लेकिन उसको धीरे धीरे कैसे आगे ले जाना है इस पर चर्चा हुई, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे हो, इलेक्शन कैसे आगे बढ़े, इन तमाम बातों पर वहाँ पर बातचीत हुई। कैमरामैन संजय सिंह के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। इधर बीपीएससी में पास होकर भी मगध विश्वविद्यालय की गलती की वजह से जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो गई निकिता। जी हां, सिस्टम की कारगुजारी की सजा निकिता जैसे 27 उम्मीदवारों को भुगतनी पड़ी। परीक्षा पास होने के बाद भी ये अधिकारी नहीं बन पाए। तैयारी में कोई कमी नहीं थी, रात दिन एक कर पढ़ाई की, किताबों को ओढ़ना बिछौना बना लिया। बीपीएससी की परीक्षा भी पास कर गई और इंटरव्यू में झंडा गाड़ दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी की कारगुजारी ने अधिकारी बनने का सपना तोड़ दिया। ये कहानी है बिहार के मगध यूनिवर्सिटी से 8 साल पहले स्नातक की डिग्री हासिल करने वाली नालंदा की रहने वाली निकिता की। पहले आप अपना नाम बताइए, उसके बाद ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम हुई, परेशानी कहाँ हुई? सर, मैं निकिता सिन्हा हूँ, और सर मैंने 2018 में सर इसका नोटिफिकेशन आया था, और सर मैं 13 की पास आउट हूँ, और जब से मैं पास की हूँ तब से मैं सर्टिफिकेट के लिए रेगुलर कॉलेज जाती रही, पता करते रही सर कि मेरा डिग्री आ जाए। तो सर प्रॉब्लम यहाँ पे तो ये हुआ है कि जो फाइनल रिज़ल्ट आया है, मैं प्रारंभिक परीक्षा पास की हूँ, मुख्य परीक्षा पास की हूँ, उसके बाद फिर इंटरव्यू भी दी हूँ, लेकिन सर जो फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है उसमें सर हमारी कैंडिडेचर रद्द कर दी गई है, और उसका कारण ये बताया गया है कि हमने मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाई हूँ, तो ये रीज़न रहा है। बीपीएससी 64वीं परीक्षा में उत्तीर्ण मेधावी छात्रा निकिता ने साल 2013 में मगध यूनिवर्सिटी के नालंदा कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली थी। बीपीएससी 64वीं पीटी और मेंस परीक्षा पास करने के बाद 21 जनवरी 2021 को निकिता इंटरव्यू में भी चुन ली गई, लेकिन 7 साल तक मगध यूनिवर्सिटी ने उसका मूल प्रमाण पत्र नहीं दिया, जिसने उसका सपना चकनाचूर कर दिया। निकिता की आंखों के सामने अब सिर्फ अंधेरा है और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा अब उसके पास कोई चारा नहीं है। क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे आप? अगर ये जॉब आपको नहीं मिला, बीपीएससी अगर आपको सफल कैंडिडेट नहीं मानेगी, फिर क्या करेंगे? और सर एक तरह से तो मेरा ये सपना टूट रहा है सर, मैं तो अभी बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित हूँ, लेकिन सर मेरा ये मानना है, मैं अभी तक इतना पॉजिटिव हूँ कि मुझे लगता है अभी मुझे 11 जून को मिला है सर डिग्री, तो मैं स्पीड पोस्ट से आयोग को दे चुकी हूँ। मैं अभी तक इसी उम्मीद में बैठी हूँ कि मेरी उम्मीदवारी को लेकर फिर से विचार किया जाएगा।
बीपीएससी की पीटी परीक्षा देने के वक्त ही निकिता ने आयोग से बता दिया था कि यूनिवर्सिटी ने उसे ऑनर्स का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिया है। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी टेस्टिमोनियल को सबमिट कर दिया। इसमें यूनिवर्सिटी ने लिखा था कि उम्मीदवार सही है, यूनिवर्सिटी की गलती के कारण इसका मूल प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। लेकिन आयोग ने यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी टेस्टिमोनियल को नकारते हुए रिजल्ट को रद्द कर दिया। 18 के जनवरी में कॉलेज से मुझे लिख कर दिया गया टेस्टिमोनियल, एक डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे दिया गया, जिसमें लिखा उन्होंने कि अभी आपकी डिग्री नहीं बन पाई है और अभी बोधगया से आया नहीं है तो मैं उपलब्ध नहीं करा पाऊँगा, आप ये टेस्टिमोनियल लेके जाइए और ये हर जगह मान्य होता है। तो मैं वहाँ से चली आई सर। उस बेस पर मैंने यूनिवर्सिटी कौन सी थी? सर मगध यूनिवर्सिटी। तो कॉलेज से जो मुझे मिला उस बेस पर सर मैंने फॉर्म भरा, पीटी पास की, मेंस पास की। सर जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया तो उसके बाद सर मैंने फिर से डिग्री के लिए अप्लाई की, जो कि अक्टूबर 2020 में था। तो सर ये लॉकडाउन की वजह से यूनिवर्सिटी भी बंद थी, तो फिर हम अक्टूबर 20 में अप्लाई किए। लेकिन सर वहाँ में लगातार मेरा 21 जनवरी को इंटरव्यू था, वहाँ पे मुझे ये कागज़ चाहिए था, लेकिन मैं लगातार कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाती रही, पर वहाँ पे वो बहुत सारे रीज़न बताकर मुझे डिग्री नहीं दे पाए। मगध विश्वविद्यालय की कारगुजारी की शिकार निकिता अकेली नहीं है। ऐसे करीब 27 छात्र छात्राएं हैं जिनका बीपीएससी में चयन हो गया है, लेकिन मूल प्रमाण पत्र में गड़बड़ी को दुरुस्त नहीं किए जाने के कारण उनका भविष्य भी अधर में लटक गया है। मैं अर्पणा कुमारी हूँ। मेरा भी यही परेशानी है कि मैं भी इंटरव्यू के समय में मूल प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाई। इसका मुख्य कारण यह है कि मैं 2017 की पास आउट हूँ। मैं मूल प्रमाण पत्र के लिए जब अपने कॉलेज में जाकर पता की तो वहाँ से बोला गया कि आप मूल प्रमाण पत्र के लिए 3 साल बाद अप्लाई कर सकती हैं। मेरा नाम रोशन कुमार है सर। मेरी भी मूल प्रमाण पत्र के कारण ही रोका गया डिग्री मूल प्रमाण पत्र। मैंने डिग्री के लिए, मेरा 4 जनवरी को इंटरव्यू था, डिग्री के लिए मैंने बहुत पहले अप्लाई किया था सर, लेकिन 2 जनवरी की इंटरव्यू लगा लेटर। कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी? तिलका मांझी भागलपुर। 2 जनवरी को मैंने इंटरव्यू लेटर लगा के दिया सर, और उसमें 7 जनवरी को दिया, जबकि मैंने इंटरव्यू का जिक्र 6 जनवरी को किया हुआ था सर। उसके बाद भी हमने क्या किया, डिग्री अंक प्रमाण पत्र इंटरव्यू के समय जमा किया, जिसके आधार पर हमें इंटरव्यू लिया गया। मेरा नाम गणेश कुमार गुप्ता है। मेरा उम्मीदवारी इसलिए रद्द कर दिया गया है कि जब मेंस के फॉर्म भरते समय अटैचमेंट में एक कास्ट होता है, तीली चला गया था, जबकि मेरा कास्ट तेली है। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक के चलते वो मेरा उम्मीदवारी रद्द कर दिया गया है। मैं उसमें दोनों कास्ट जो हैं इक्वल बेनिफिट लेते हैं, इसके बावजूद भी मुझे ह्यूमन एरर के चलते मेरी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। निकिता ने बिहार लोक सेवा आयोग की स्पीड पोस्ट के जरिए मार्मिक पत्र लिखा है। इस पत्र में निकिता ने गुहार लगाई है कि यूनिवर्सिटी की गलती की सजा उसे ना दी जाए, लेकिन इस पत्र से निकिता को न्याय मिल जाएगा इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि अगर सिस्टम संवेदनशील होता तो फिर होनहारों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। बीपीएससी में पास होकर भी सिस्टम से हार गई निकिता। केवल यूनिवर्सिटी की गलती के कारण निकिता फेल हो गई और उसका सपना टूट गया। अब बिहार की यह बेटी सरकार से न्याय की मांग कर रही है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।